हेलो, कैसे हो जवानों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान बूस्टर पे। आपको पता है पिछले दिनों ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है, तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान बूस्टर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना, ज्ञान और बूस्टर, इसमें स्पेस नहीं है, ज्ञान बूस्टर ही है। और जब आप सर्च करें प्ले स्टोर पे तो आप एक चीज का और ख्याल रखें कि भाई वहां पर जो आपने क्लिक कर रखा है तो वो एप्स पे कर रखा है, गेम्स पर नहीं है। तो चलिए ये बात हो गई है, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें कई सारे फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो प्यारे जवानों, शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भाई आज का जो टॉपिक है ना, बड़े कमाल का है, मजा आ जाएगा टॉपिक देखते ही। भाई साहब आपको अपने पुराने बचपन की यादें आएंगी, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन भाई याद आएंगे आपको। भाई बहुत प्यारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन। अच्छा एक बात बताओ यार, आप मुझे एक बात बताओ, आप गाड़ी में तो अक्सर बैठे हो ना गाड़ी में। अरे भाई गाड़ी में बैठे हो ना, बैलगाड़ी नहीं, कोई भी दूसरी गाड़ी यार। जैसे मान लो आप एक कार में बैठे हैं, ठीक है, और मान लो आपका भाई जो है वो कार ड्राइव कर रहा है। अब देखो, एक तो मोटी सी बात ये है कि आप साइड में बैठे हैं, ऊपर से आपका भाई ड्राइव कर रहा है, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते। आप उसको सलाह देंगे कि तेज चला रहा है, धीरे चला, ब्रेकर है। और एक चीज आपने नोट करी होगी कि जब वो गाड़ी चलाता है और यदि उसने अभी अभी शुरू किया है तो कभी वो तेज करेगा स्पीड, कभी धीरे करेगा। यू विल फील मोर थ्रिलिंग, राइट। यदि गाड़ी की स्पीड तेज है और कंटिन्यू तेज ही चल रही है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, मान लो गाड़ी की स्पीड है 80, लेकिन गाड़ी 80 पे ही चल रही है, वो कम ज्यादा नहीं हो रही है, डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं आ रहा है। एक तो ऐसी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि गाड़ी चलती है 40 पे, फिर सडनली 20 पे, फिर 60 पे, फिर सडनली 40 पे, फिर सडनली 20 पे, फिर कभी टर्न आ जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको कौन सी राइड में, एक पहली वाली राइड थी जब 80 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी स्पीड से गाड़ी चल रही थी, और एक दूसरी राइड है जिसमें स्पीड में बार बार ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है, और वी कैन से दैट वेलोसिटी में जो चेंज देखने को मिल रहा है। तो आप क्या पाएंगे, कौन सी राइड जो है वो ज्यादा थ्रिलिंग है मेरे भाई? आप ये पाएंगे राइड नंबर 2 इज मोर थ्रिलिंग। इसका मतलब स्पीड जो है वो थ्रिलिंग है क्या? ना जी ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, अक्सर हमें गलतफहमी होती है कि स्पीड जो है ना वो थ्रिलिंग है। स्पीड से थ्रिलिंग कहीं ज्यादा स्पीड का चेंज है, वेलोसिटी का वेरिएशन है। वेलोसिटी थ्रिलिंग यदि है तो उससे कई गुना ज्यादा जो थ्रिलिंग है वो क्या है? वेलोसिटी का चेंज। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए आपने जैसे रोलर कोस्टर आपने देखा, झूला होता है, सडनली ऐसे गाड़ी जाएगी उस पे, ऐसे सडनली चेंज होगी, सडनली तेज स्पीड से ही सडनली टर्न होगी, तो उस पे ज्यादा थ्रिलिंग आपको फील होता है। व्हाई यू फील मोर थ्रिलिंग? ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में बदलाव होता है ना भाई। तो हमारी जो बॉडी है, भगवान ने हमें बना के ऐसे भेजा है कि हमारी बॉडी जो है ना वेलोसिटी के चेंज को डिटेक्ट करती है। मैं रिपीट करूं, वेलोसिटी के चेंज को डिटेक्ट करती है। मतलब इट इज जस्ट लाइक एन एक्सेलरेटरोमीटर, कि हमारी बॉडी ना एक्सेलरेशन के हिसाब से रेस्पॉन्ड करती है। यदि उसको एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं ना, एक्सेलरेशन की फीलिंग ही नहीं आ रही ना, तो अब उसको ज्यादा थ्रिलिंग फीलिंग नहीं आएगी। जैसे एक हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे है, उस पर गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड ज्यादा हो गई लेकिन फिर भी ज्यादा फीलिंग नहीं आ रही है, राइट। अब देखो फीलिंग कब आए? जब गाड़ी अचानक से टर्न हो जाए, इधर जाए कभी इधर जाए, तो आपको ज्यादा डेंजरस फील होगा, ज्यादा थ्रिलिंग फील होगा। गाइस मेरी बात समझ में आई आपको? मतलब जो ज्यादा थ्रिलिंग चीज है वो क्या है? वेलोसिटी है या वेलोसिटी का चेंज है? क्या है बोलो? वेलोसिटी है या वेलोसिटी का चेंज है? मेरे भाई ज्यादा थ्रिलिंग जो है वो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का चेंज है। और वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है दैट इज मोर थ्रिलिंग देन द वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन को पढ़ना मजे की बात है भाई, इंटरेस्टिंग है। तो इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन को पढ़ने वाले हैं। मतलब देखो, एक्सेलरेशन खुद अपने आप में बहुत थ्रिलिंग है, तो उसको पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो गाइस सब हम टॉपिक की बात करते हैं। ये बात आपको थोड़ा समझ में आएगी, बड़ी काम की बात है। आप लोग पूछना अपने दोस्तों से इस बारे में कि उनको स्पीड ज्यादा थ्रिलिंग लगती है कि चेंज इन स्पीड ज्यादा थ्रिलिंग लगती है। आप ये शौक रह जाएंगे जान के कि कई सारे लोग आंसर उल्टा देते हैं, वो स्पीड को ज्यादा थ्रिलिंग कहते हैं, जो कि गलत है, राइट। तो चलिए
इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट द फोर्स की चर्चा करेंगे। साहब पहले बहुत पहले जब इस पे विचार करते थे लोग तो क्या कहते थे मोशन में कि भाई साहब देखो ऑब्जेक्ट है चल रहा है तो उसको चलने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चले। एक तबका था ऐसा जो ऐसी बातें मानता था। एरिस्टल, उसके जो फॉलोअर्स थे, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोटल साइंटिस्ट हुए हैं, उनका ऐसा मानना था कि यदि ऑब्जेक्ट जो है यदि उसको आप यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहते हैं तो भी आपको कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन फिर आए गैलीलियो भाई साहब, और गैलीलियो भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बड़ी काम की बात बताई कि यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म रहे तो उसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्यारे जवानों, यही बात सही थी। एरिस्टोटल की जो बात थी वो गलत थी। न्यूटन भाई साहब ने गैलीलियो की ही बात को आगे प्रोसीड किया और प्रोसीड करने के बाद उसने लॉज डेवलप करे, एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे उसने इन पे लॉज बनाए, पहले एक्सपेरिमेंट करे एंड देन द कंक्लूजन, और इनको दीज आर द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ द मैकेनिक्स गाइस। तो आप समझना कि गैलीलियो की जो बात थी उसको आगे प्रोसीड करा न्यूटन भाई साहब ने, और न्यूटन भाई साहब ने यहां पर 3 नियम दिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। हम 1 बाय 1 उनके बारे में जानेंगे, देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और जिसकी इंफॉर्मेशन होना आपके लिए जरूरी है, एंड दैट इज द इनर्शिया। आप एक बात बताओ भाई, एक गाड़ी है, मान लो गाड़ी खराब हो गई, राइट, एक छोटी सी कार है, मान लो वो कार खराब हो गई, कार खराब हो गई तो अब उसको धक्का देके आगे ले जाना पड़ेगा। मान लो डीजल खत्म हो उसका, या पेट्रोल जो है, डीजल जो भी था उसमें वो खत्म हो गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो मजबूरी में आपको धक्का देना पड़ा। अब मैं कह रहा हूं एक बंदा जो है वो कार को धक्का दे रहा है, एक तो ऐसे फीलिंग है कि उसको अंदर जो मोशन जनरेट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, दूसरा वही बंदा सेम, मान लो एक दूसरी गाड़ी खड़ी कर दी जाए, मान लो जस्ट लाइक ए ट्रक है ना, ट्रक में भी कौन सा, डंपर ले लो, डंपर, यू नो डंपर, नहीं पता डंपर क्या है तो भाई सर्च कर लो ना गूगल पे, ठीक है। तो डंपर है एंड ओवरलोडेड डंपर है, ये कार है आपकी, लेट अस अज्यूम इट इज यू नो वेरी स्मॉल कार जस्ट लाइक एल्टो, ये एल्टो कार है एंड इट इज अ डंपर। अब एक बंदा जो बंदा सेम है वो कार पे फोर्स लगा रहे हैं और उसकी जितनी ताकत है उतनी ताकत से फोर्स लगा रहे हैं, और वही बंदा अब इस पर फोर्स लगाता है तो भाई वो क्या पाता है कि उसकी ताकत से एल्टो तो आगे चली गई लेकिन भाई साहब डंपर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरी बात को समझो, एल्टो जो थी वो चुपचाप रेस्ट पे थी तो वो अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं होगी, अपनी मर्जी से आगे दौड़ना नहीं शुरू करेगी। मैंने बताया आपको गैलीलियो भाई साहब ने क्या कहा था कि यदि आप चाहते हो कि मोशन है वो पैदा हो, मतलब पहले था नहीं, पैदा करना पड़ेगा तो आपको फोर्स चाहिए। मोशन एक बार हो गया और आप चाहते हो कि सिर्फ वैसा ही मोशन चले तो फोर्स की जरूरत नहीं है। न्यूटन ने भी यही बात कही, न्यूटन ने भी यही कहा कि पहले कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, कोई चीज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी मर्जी से नॉन यूनिफॉर्म में नहीं जाएगी, वो यूनिफॉर्म में ही रहेगी। तो वही बात यहां थी कि आप एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें मोशन क्रिएट करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों का, कार का और डंपर का, दोनों का रिएक्शन अलग अलग आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा। कार हो सकता है मोशन में आ जाए लेकिन डंपर की संभावना कम रहेगी। इसका मतलब एक जो टेंडेंसी है इस ऑब्जेक्ट की अपने पास रेस्ट में रहने की, इस ऑब्जेक्ट की भी रेस्ट में रहने की है, वो मास पे डिपेंडेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने क्या कहा, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो जो जिस स्टेट में है वो उसी में रहना पसंद करता है। जो रेस्ट में है वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे और जो मोशन में है वो चाहता है कि वो मोशन में ही रहे। भाई कहने का मतलब ये है हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट विल अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया का नाम देते हैं। और अभी जैसा कि मैंने बताया, यदि ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसमें अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो भी कम है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इनर्शिया उसमें कम है। ये डंपर हमारे पास है, इसके अंदर ये रेस्ट में है तो ये चाहेगा रेस्ट में ही रहे। अब चाहते हो आपकी मोशन में आए तो यू मस्ट हैव टू अप्लाई द लार्जर फोर्स, आपको ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। और भाई ज्यादा धक्का देना पड़ेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि यदि
किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, इसका मतलब उसमें इनर्शिया ज्यादा है। मैंने ये नहीं कहा इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है, भाई इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा। एक बार डंपर शुरू हो गया ना तो रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स चाहिए, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात नहीं है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा। इन शॉर्ट हम इनर्शिया की बात करेंगे। तो मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने पहले आपको इनर्शिया के बारे में बताया। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, जिस स्टूडेंट का मन होता है ना पढ़ने का, तो वो पढ़ना ही चाहता है मेरे भाई, और जिसका मन नहीं होता ना तो वो भी नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मन ही नहीं है। तो वो यदि देखो एक बार अब आपको पता चल गया कि तो नेचुरल है, आपका मन कर रहा है ना, इसीलिए तो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए आपका देखो मन कर रहा है, एक अच्छी बात है, तो मन करता ही जाएगा। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपका मन करता ही जाएगा। कंटेंट खराब मिलेगा, आप वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो देखेंगे, राइट? तो मतलब ये है जो इनर्शिया है। इनर्शिया क्या है? ये इनर्शिया है मेरे भाई। तो इनर्शिया का मतलब जो है रियल लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आप इस बात को समझ लें, कभी आपका मन पढ़ाई में नहीं कर रहा हो ना तो आप समझ लेना इनर्शिया है। बस आपको एक बार पता चल गया इनर्शिया है, तो उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसा न्यूटन भाई साहब ने पहले नियम में बता दिया। मेरी बात को समझ गए? अब मान लो मेरे को पता चल गया कि मेरा मन मान लो पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब मुझे पता चल गया कि ये तो इनर्शिया है, ये तो अपोजिशन होनी नेचुरल है। अब एक बार मैं अपने अंदर मोटिवेशन करूं कि नहीं पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। जब हमारी मदर, हमारी माताजी 48 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे लिए नॉन स्टॉप सुबह शाम पूरे दिन जिनमें जब भी आपको जरूरत होती है आपके लिए अवेलेबल रहती है, खाना बनाती है 48 डिग्री टेम्परेचर पे, कभी छुट्टी नहीं लेती मेरे भाई। तो जब वो काम करती हैं तो उनका हम अपने लिए हम एक इंस्पिरेशन मान के हम भी काम करें, हम भी पढ़ाई में जुटे, ऐसा मोटिवेशन आएगा तो आपके अंदर अंदर एक फोर्स लगा, उसने इनर्शिया को ओवरकम कर दिया और आपका मन पढ़ाई में लग गया। यही इनर्शिया है, यही न्यूटन का पहला नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? मैंने दो बातें अभी तक बता दी आपको। वन इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण अपोजिशन हो रही है। क्या हो रही है? अपोजिशन हो रही है। और मेरे भाई यहां पर इनर्शिया की मेजरमेंट कौन करेगा? मास करेगा। कौन करेगा? मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका इनर्शिया भी कम होगा, जिसका मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब न्यूटन का फर्स्ट नियम हालांकि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अब मैं थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर आपको स्टेटमेंट दे देता हूं। न्यूटन पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई साहब यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट इस सीधी लाइन में जा रहा है तो सीधी लाइन में जाता रहेगा, और जिस स्पीड से जा रहा है उसी से जाएगा, कम ज्यादा स्पीड नहीं होगी ना, डायरेक्शन बदलेगी। इफ यू वांट टू डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड और चेंज द डायरेक्शन यू मस्ट हैव टू अप्लाई द फोर्स। मतलब आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। यही किसका नियम है? पहला नियम है। इट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। अच्छा, यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने फोर्स की जो ओरिजिन की बात करी कि भाई एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसने फिर इस फोर्स को दोबारा से डिफाइन किया, दोबारा से उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। क्या बताया? कि फोर्स एक वो एजेंट है जो क्या करेगा? चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। किसमें चेंज करने की कोशिश करेगा भाई साहब? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट में। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है, या जिस डायरेक्शन में जा रहा था तो डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेगा। तो वो एजेंट जो है दैट इज द फोर्स। नाम दिया न्यूटन ने, इसका फोर्स नाम दिया। ठीक है? अच्छा, शेप को बदल सकता है वो। ये चौक दिख रहा है आपको? यदि फोर्स लगा इस पे, इसके दो टुकड़े हो गए, शेप बदल गई भाई। अब इसके अंदर आप कह सकते हो साइज भी चेंज हो गया। आप ये भी कह सकते हो कि डिफॉर्मेशंस क्रिएट हो गई। आप ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इसको दबा रहे हैं, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? तो ऐसा करने से हम क्या कह सकते हैं यहां पे कि जो फोर्स है, फोर्स वो क्या कर रहा है? फोर्स एक एजेंट है। देखो आपने वैसे एक छोटी सी बात आपने 6th 7th 8th में पढ़ी होगी, फोर्स इज ए पुश और पुल। बिल्कुल सही बात है, फोर्स पुश और पुल है, या तो पुश है या तो पुल है, राइट? लेकिन वो करता क्या क्या है वो बातें भी मैंने आपको बताई हैं कि या तो वो स्टेट को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। जैसे दीवार है, अब दीवार पे धक्का लगाओगे तो दीवार आगे तो नहीं जाएगी, लेकिन आपने कोशिश तो करी, राइट? तो जो अप्लाई किया आपने दैट इज द फोर्स। तो फोर्स एक वो एजेंट है जो चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, स्टेट ऑफ मोशन को, स्टेट ऑफ रेस्ट को, या डायरेक्शन को बदलेगा, या शेप को बदलेगा, या साइज को बदलेगा, या कॉन्फ़िगरेशन को बदलेगा, मतलब डिफॉर्मेशंस क्रिएट करेगा।
राइट। तो न्यूटन्स का जो पहला नियम है वो फोर्स को डिफाइन करता है। उसने ये नहीं बताया कि फोर्स कितना लगेगा, किस पे डिपेंड करेगा, उसने सिर्फ ये कहा कि फोर्स की जरूरत महसूस होगी। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट में आप मोशन क्रिएट करना चाहते हैं, पहले उसमें था नहीं मोशन, इसका मतलब उसकी स्टेट को बदलना चाहते हैं, तो आपको एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी और उस एजेंट का नाम उसने बताया फोर्स। तो न्यूटन्स का पहला नियम फोर्स को डिफाइन करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको बताया जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इनर्शिया क्या है, इनर्शिया की मेजरमेंट कैसे हुई, और न्यूटन्स का पहला नियम क्या है और उसमें फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। अब हम चलेंगे थोड़ा सा बेसिक बातें फोर्स की देख लेते हैं। फोर्स है ना, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसकी डायरेक्शन भी है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर के नियम को फॉलो करती है, मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। अब चलते हैं यूनिट्स की चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहां पर हम दो तरह के यूनिट्स की बात करेंगे फोर्स की। वन इज द एब्सोल्यूट यूनिट एंड अदर इज द ग्रेविटेशनल यूनिट। भाई एब्सोल्यूट यूनिट क्या है और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, लेट अस नाउ सी। भाई एब्सोल्यूट यूनिट दो तरह की यूनिट होती है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक, तो एब्सोल्यूट में हमने क्या नाम दे रखा है, इसका नाम दे रखा है न्यूटन। आपको पता है ये न्यूटन बहुत बड़े महान साइंटिस्ट हुए, उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम से बनाया न्यूटन। इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है, पूरा नाम लिखना चाहोगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, राइट। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है ना वो है डाइन। क्या है भाई, डाइन है, डाइन, डायन नहीं है, डाइन, डाइन डी वाई नहीं, ओके। अच्छा एक चीज समझना, इस न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके मन में, आपके जहन में हो सकता है कि एक सवाल आया जी ये कहां से आ गया, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ तक, उसमें हमें ये चीज थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगी, तब तक के लिए आप याद रख सकते हैं, राइट। तो अभी जो दूसरी यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट है। अब भाई ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स वो होती है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, जी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू उस पे डिपेंड करती हैं, राइट। इसका मतलब हिंदुस्तान में देखोगे तो कुछ और है, आप किसी दूसरे कंट्री में चले गए तो हल्का फुल्का वेरिएशन आएगा, आप पोल्स पे चले गए तो कुछ और है, इक्वेटर पे आ गए तो कुछ और है। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी। बट एब्सोल्यूट यूनिट्स जो है इनका जी से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में भी वैसी इनकी हालात रहेगी, आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहां भी इनकी हालात सेम रहेगी, ठीक है। तो यहां पर है केजी फोर्स और ग्राम फोर्स। भाई ये दो नाम है, केजीएफ एंड जीएफ। मेरे भाई इट इज द केजी फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको केजी वेट भी बोलते हैं। ये है ग्राम फोर्स, इसको ग्राम वेट भी बोलते हैं, राइट। अब इनके रिश्ते की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। एक न्यूटन जो है ना भाई, ध्यान से समझना, एक न्यूटन जो है ये 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है। अभी देखो मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूं, इसका प्रूफ सेकंड लॉ के साथ कराऊंगा मैं कि वैल्यू कैसे आई, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूं, ओके। देखो अकेला न्यूटन किसके बराबर है, 10 की पावर 5, बोलो बोलो, डायन नहीं, डाइन, डाइन, ओके। 10 की पावर 5 डायन नहीं है भाई, डाइन, ओके। अच्छा 1 kgf किसके इक्वल है, KGF के GF, ओके समझो, GF दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, मतलब 1 किलो फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और भाई ये तो गजब है, देखो कुदरत चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है, 1 GF इक्वल टू 980 भाई न्यूटन, ये डाइन है, क्या है ये 1, ध्यान से समझना, 1 GF इक्वल टू 980 डायन, मतलब 980 डाइन। मेरी बात समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो मेरे भाइयों अभी मैंने आपको जो बताया दैट इज द बिल्कुल बेसिक थिंग्स। अभी अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसमें मैं आपको मोमेंटम की बात करूंगा और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, और आपसे एक निवेदन है कि आप इस बरसात में एक पेड़ अपने लिए, अपने समाज के लिए जरूर लगाएं। थैंक यू सो मच।